Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see part 3 of chapter number 10 Constitution of India and Introduction. ये chapter 10 theme D का है जिसका नाम है Governance and Democracy. ये class 7th New NCERT Social Science Exploring Society India and Beyond का chapter हम देख रहे हैं. इसके 2 parts already हो चुके हैं. I hope आपने सभी previous parts देखे हैं. बाकी के chapters की videos भी देखी हैं. अगर नहीं देखी हैं so please go through the links given in the description box. इस वीडियो में हम chapter को finish कर लेंगे और बुक की जो एक्सरसाइज वगैरह है वो देख लेंगे और उसके बाद एक और पार्ट आ जाएगा जिसमें एक्स्ट्रा नोट समरीज वगैरह जो होती है वो हम देख लेंगे. चलिए बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. हमारा जो संविधान है, जो संविधान की किताब है, रूल बुक है, उसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं. लिविंग क्यों कहते हैं? आपने साइंस में पढ़ा था कि लिविंग बींग्स जो होते हैं, लिविंग थिंग के क्या एग्जाम्पल है कि वो ग्रो करते हैं, उनमें चेंजेस दिखते हैं. जैसे हमारी हाइट समय के साथ साथ बढ़ती है ना, फिर एक समय जाकर रुक जाती है, हमारी एज बढ़ती है, हमारे लुक्स चेंज होते हैं. तो इससे क्या पता चलता है कि हम लिविंग बींग्स हैं, है ना, हमारे अंदर प्राण है. आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रियलाइज्ड, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे ना, उन्होंने रियलाइज किया दैट अ नीड फॉर न्यू लॉज एंड रूल्स वुड इमर्ज ओवर टाइम, कि समय के साथ साथ सभी चीजें बदलेंगी तो उसके हिसाब से रूल्स भी तो चेंज होने होंगे. फॉर एग्जाम्पल पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि 4th पार्ट तक तो था, 4A ऐड हुआ. ए हमेशा किस चीज के लिए यूज होता है? अमेंडमेंट के लिए. अमेंडमेंट यानी चेंजेस के लिए, ठीक है. 4A बाद में ऐड किया गया जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज. और मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया भी था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों ऐड हुए थे, कब ऐड हुए थे, इसके बारे में आगे दिया हुआ है. ये पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये 1976 में ऐड हुआ. सोचो 1947 में हम आजाद हुए, उसके कितने सालों बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ. अगर रूल को चेंज करने के प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते तो समय कितना भी बदल जाता, क्या हम रूल्स को चेंज कर पाते? नहीं कर पाते. हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट एनी चेंजेस कॉल्ड अमेंडमेंट्स, इनमें से किसी भी चेंज को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स बोलते हैं. लास्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है. टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिगरसली डिबेटेड इन द पार्लियामेंट बिफोर दे आर एक्सेप्टेड. ये जो भी चेंजेस होते हैं ना, अमेंडमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं जिसका मन किया आज कुछ चेंज कर दिया, कल कुछ चेंज कर दिया. हर अमेंडमेंट को चेंज करने के लिए एक बहुत रिगरस, मतलब बहुत, हम कह सकते हैं सिंसियर, एक बहुत गंभीर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, रूल्स होते हैं कि किस तरीके से दोनों हाउसेस जो है पार्लियामेंट के, उसमें बिल पास होगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा, तब जाके कोई रूल चेंज होता है. ऐसा नहीं आसानी से चेंज हो जाता है. अगर आसानी से चेंज हो तो रूल तो कोई भी चेंज कर लेगा, है ना. इसीलिए ये प्रोविजंस किए गए हैं. जो कुछ रूल्स को हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल. कुछ तो ऐसा है कि सिर्फ पार्लियामेंट से ही काम नहीं चलेगा, जो स्टेट्स हैं उनकी, जिस स्टेट में इन्वॉल्व है वो रूल, या जहां से भी वो रूल जो चेंज हो रहा है वो किसी भी स्टेट को अगर इम्पैक्ट कर सकता है तो उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, विधानसभा जो है वहां पर भी डिस्कशन होते हैं. मेनी टाइम्स ओपिनियंस आर शॉर्ट फ्रॉम जनरल पब्लिक. कभी कभी जो हम लोग हैं, नॉर्मल पब्लिक है, उनसे भी ओपिनियंस लिए जाते हैं. सम चेंजेस कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड बाय पॉपुलर मूवमेंट. कभी कभी कोई आंदोलन होता है, या देखते हैं कुछ चीजें हो रही है हमारी सोसाइटी में, किसान कभी आंदोलन पे जा रहे हैं, कभी कुछ केसेस होते हैं जिसकी वजह से लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, राइट. तो ऐसे कुछ मूवमेंट्स वगैरह भी होते हैं, आंदोलन होते हैं, जिसकी वजह से भी संविधान में चेंजेस किए जाते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन प्रपोज्ड लॉज और चेंज इन रूल्स. अब जब सरकार कुछ चेंज कर देती है, रूल बना देती है नया, जो लोग चाह रहे हैं, जो भी लॉज प्रपोज्ड है उस पर कुछ चेंजेस कर दिए, तो गवर्नमेंट बदले में लोगों के फीडबैक भी मांगती है कि आप बताइए कि कैसा जो चेंज है वो कैसा लग रहा है आपको, या सही है या नहीं है. सी द हाईलाइट पोर्शन ऑन द नेक्स्ट पेज. ये एक इमेज दी गई है. अब मान लो गवर्नमेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल निकाला 2020 का. अब ये पूरा नोटिफिकेशन है. अब ये लोगों को सही लगा या नहीं, तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको मैं आगे जूम करके दिखाती हूँ. देखिए लोगों से गवर्नमेंट ने क्या कहा है. फीडबैक इज इन्वाइटेड फ्रॉम पब्लिक. ये थोड़ा सा ब्लर जैसा दिख रहा है, बुक में देख सकते हैं. फीडबैक इज इन्वाइटेड फ्रॉम पब्लिक ऑन दीज ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स. ये जो चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं, इसके ऊपर लोगों के फीडबैक इन्वाइट किए हैं गवर्नमेंट ने. सबमिशन विल नॉट
be attributed to individuals publicly and will be held in fiduciary capacity to enable person submitting the feedback to provide the same freely। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं हो सकता है गलत रीड कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है जो भी व्यक्ति फीडबैक देगा, तो कमेंट तो दिखेंगे ना, तो कोई भी पहचान सकता है ये किसने लिखा है। तो हो सकता है कोई उसका दुश्मन हो तो उससे बदला ले ले, इसीलिए जो भी व्यक्ति लिखता है तो उसका नाम नहीं दिखता है, वो ब्लर रहता है या किसी भी तरीके से हाइड रहता है ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे फीडबैक्स भी लेती है लोगों से अपने काम जो भी कर रही है उसके प्रति। ओके, नाउ आगे क्या दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर नॉट अलाउड टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग एट देयर होम। जैसे पहले हमारे संविधान में ऐसा प्रोविजन था कि हम जो नॉर्मल पर्सन है वो अपने घर के ऊपर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। ठीक है, जो हमारा झंडा है ना नेशनल फ्लैग, उसको नहीं फहरा सकते थे। 2004 में व्हेन अ सिटीजन फेल्ट इट वाज हिज राइट टू एक्सप्रेस प्राइड इन हिज कंट्री एंड चैलेंज द रूल इन कोर्ट। 2004 में ये रूल चेंज हो गया। एक व्यक्ति को लगा ये तो मेरा अधिकार है, मुझे अपने कंट्री पे प्राइड है, गर्व है, और मैं इसे अपने घर पे झंडे को क्यों नहीं फहरा सकता। तो उसने कोर्ट में इस रूल को चैलेंज किया कि ये रूल सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है अग्री होती है इस बात से और कहती है कि जो झंडा है, फ्लैग है, उसको फ्लाई करना इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये मौलिक अधिकार है जो भी सिटीजन है इंडिया का, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम अपने जो विचारधारा है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मुझे अपने देश पे प्यार आ रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, तो मैं झंडा फहरा सकता हूँ सब। तो इस रूल डिसीजन के अंदर इस डिसीजन से यहाँ पर वी कैन नाउ फ्लाई ट्राई कलर विद प्राइड कीपिंग इन माइंड दैट इट शुड नेवर बी डिसऑनर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से अब हम देखते ही होंगे आप लोग कि हम कहीं पर भी अपने घर पे झंडा फहरा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस इतना ध्यान रखना है कि उसको डिसऑनर ना हो, उसका हम अपमान ना करें। जैसे कहीं तिरंगा पड़ा है उस पर पैर रख दिया या उसको गंदी तरीके से रखा, अच्छे से नहीं रखा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी। ओके, नाउ वी स्टडीड द पंचायती राज सिस्टम इन ग्रेड 6। अच्छा, अभी ये जो पॉइंट बता रही थी, तो जब ये शुरू में नहीं था, अब बाद में लोगों को लगा कि उन्हें चेंजेस चाहिए, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया ना। तो इसी तरीके से अमेंडमेंट की जो प्रोविजन है वो यूजफुल होते हैं टाइम टू टाइम। जैसे हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में ग्रेड 6 में पढ़ा था, लोकल लेवल गवर्नमेंट जो होती है उनके बारे में, है ना। सो दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो PRS है ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट मतलब डाला गया 1992 में। इसमें कौन सा अमेंडमेंट हुआ, ये देश की आजादी के बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कानून बना, जिसके थ्रू पंचायती राज सिस्टम को देश में लाया गया। ठीक है, कैन यू फाइंड आउट अमेंडमेंट्स मेड टू कॉन्स्टिट्यूशन इन पास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में कौन कौन से अमेंडमेंट्स, कौन कौन से चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में हुए वो आपको बताने हैं। मैंने आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। बट जैसे ये आपने पढ़ा तो मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यूरियस आप हमेशा रहो, तभी आप जान पाओगे। पंचायती राज सिस्टम 1992 में आया, लेकिन जो हम पुरानी पिक्चरें देखते हैं या कहानियां सुनते हैं तब भी तो बोलते हैं अरे पंचायत बैठी, पंचायत आई, उन्होंने फैसला किया। तो क्या पंचायत पहले नहीं थी? हाँ, पंचायत पहले थी, लेकिन हर स्टेट में सेम नहीं थी। कहीं पर जिला लेवल पे थी, कहीं अब देखेंगे ब्लॉक लेवल पे थी। तो कैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में पूरी कंट्री में पंचायत सिस्टम को लागू किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली, कि संविधान उसके पीछे हो बैकअप में, तो उसके लिए 1992 में एक एक्ट बना, कानून बना, नियम बना, अमेंडमेंट करके, चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चीजें आप और डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज दिया। पिछले 10 सालों में कुछ यहाँ पर अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये आपको याद नहीं करने, बस एक आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 2016 में 101 पहला अमेंडमेंट हुआ, ये GST लाया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सुनते होंगे GST कटता है, GST कटता है, तो वो चेंज जो है वो 2016 में हुआ। 102 अमेंडमेंट जो हुआ, इससे NCBC जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये सब क्या है जानना नहीं है, बस जो चेंजेस हैं थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ। 103 जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ, इसमें 10% रिजर्वेशन जॉब में दिया गया, और एजुकेशन में किसको, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन क्या होता है, पूरी जॉब्स मान लो 500 सीट निकली है वैकेंसी, इसमें से 10%, ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा,
50 सीट जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। ओके, नाउ 104 जो अमेंडमेंट 2020 में हुआ, इसने जो रिजर्वेशन है सीट को एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इस अमेंडमेंट में जो एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन लोगों के लिए सीट लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रिजर्व की गई। 105 अमेंडमेंट 2021 में हुआ, जिसमें इट गिव्स स्टेट द पावर टू आइडेंटिफाई, प्रिपेयर देयर ओबीसी लिस्ट। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करने का काम स्टेट्स को ये पावर दी गई इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक फैक्ट है, डोंट मिस आउट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट। हमारा जो संविधान है वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कानूनी एक दस्तावेज नहीं है, बट ऑल्सो ए वर्क ऑफ आर्ट। इसमें बहुत सारी कलाकारी की गई है। कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये नाम है उस व्यक्ति का जिन्होंने हाथ से पूरे संविधान को लिखा। while Nandlal Bose and his team illustrated its pages with scenes from Indian history। और जो नंदलाल बोस थे उन्होंने संविधान के जो पेजेस हैं उस पे इंडियन हिस्ट्री से सीन्स ड्रॉ किए, इलस्ट्रेट किए। मोहनजोदारो मतलब प्राचीन इतिहास से लेकर और जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उनसे रिलेटेड कुछ इमेजेस ड्रॉ की गई। ये आपको 10.6 से 10.13 पेजेस तक दिए गए हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंशियंट गुरुकुल का एक इमेज ड्रॉ किया गया है ना यहाँ पर। और ये जो कैलीग्राफी है ये हमने देखा, नाम आपने पढ़ा होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने लिखा है और ये ड्रॉ करने का काम नंदलाल बोस जी का है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए यहाँ रामायण का एक सीन लिया गया है जहाँ राम जी जो है लंका को कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, जीत रहे हैं और सीता को रिकवर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेज दिया है, महाभारत का एक सीन है, कृष्णा जो है प्रोपाउंडिंग द गीता टू अर्जुन। कृष्ण भगवान यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। फिर अ सीन फ्रॉम ओरिसन स्कल्पचर, तो ये सब चीजें ड्रॉ की है उन्होंने, है ना, जो हमारे इतिहास से रिलेटेड है। नटराज की इमेज है। फिर यहाँ पर एक सीन लिया गया है महाबलीपुरम से कि कैसे जो भगीरथ थे वो गंगा को जमीन पर लेकर आए थे, तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के सीन्स ड्रॉ किए गए हैं। जैसे सीन विद अकबर एंड मुगल आर्किटेक्चर, ये आप अकबर वाला सीन देख सकते हैं। देन अ सीन डिपिक्टिंग नालंदा, वन ऑफ इंडियाज एंशिएंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारे आपको सेज वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो ऐसे उन्होंने ड्रॉ किया है। नाउ लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या होता है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में इंडेक्स दिया है ना कि इसमें इस पूरी बुक में ये चैप्टर है, ये चीजें लिखी गई हैं, ये चैप्टर है, ये यूनिट्स हैं, वैसे ही प्रीएम्बल जो है एक गाइडिंग वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है उसका। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या सारी चीजें हैं उसको शॉर्ट में समराइज करके यहाँ प्रीएम्बल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन सिद्धांत हैं और जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है पॉलिसीज के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, जो गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट इनको फॉलो करेगी, सिटीजन्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस देम टू बेस्ट टू ऑफ देयर एबिलिटी। जैसे सिटीजन से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनको अच्छे से रूल्स को फॉलो करेंगे। दीज गाइडिंग वैल्यूज आर प्रेजेंट अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे संविधान में सारी चीजें डिटेल में लिखी हैं, लेकिन इसका जो निचोड़ है, एक समरी हम बोले, वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि इस पूरे संविधान में क्या क्या बातें की गई हैं। सो लेट अस स्टडी द प्रीएम्बल व्हिच इज फिटिंग एंड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर के एंड में हमें प्रीएम्बल दिया हुआ ये है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और इसके साइड में प्रीएम्बल में जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुए हैं ना वो दिए गए हैं, तो इनके मतलब क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो प्रीएम्बल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है ये पुराना वाला है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसमें बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं कुछ वर्ड। जैसे देखो यहाँ लिखा है सोशलिस्ट सेक्युलर, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब 1976 का आया तो वो तब ऐड किया गया है। ओरिजिनल जो हमारा प्रीएम्बल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। सो द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सॉन्गली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन, अब यहाँ पर ऐड हुआ है सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये वर्ड यहाँ पर आते हैं नए वाले कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, अब इनके मतलब क्या है, पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। किसी विदेशी ताकत ने, किसी राजा ने पावर नहीं दी है लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उसको एनेक्ट करने की पावर रिप्रेजेंटेटिव किसने चुने थे, लोगों ने। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। सो सारी पावर लोगों से मिलती है, पीपल ऑफ इंडिया।
देन सोवरेन मतलब हम जो लोग हैं, द पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे तो उस वक्त ब्रिटिशर्स जो रूल बनाते थे वो हमारे देश में फॉलो किया जाता था, हमारा खुद का कुछ नहीं चलता था। लेकिन अब हम सुप्रीम राइट होल्डर हैं, जो यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, जो यहाँ के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे, वही चीजें फॉलो की जाएगी। कोई और देश हमारे देश पर शासन नहीं करता। अब तो सोवरेन है हम। फिर हम सोशलिस्ट हैं, जो वर्ड यहाँ नहीं लिखा है बट बाद में ऐड हुआ है। सोशलिस्ट मतलब होता है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड बाय सोसाइटी। जो भी सोशल वेल्थ है वो लोगों में बराबरी से बटे। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। समाज में कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसको कैसे कम की जाए उस इनइक्वालिटीज को, उसके लिए गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती रहती है ओनरशिप ऑफ लैंड को, कि कोई एक व्यक्ति इतना ज्यादा लैंड होल्ड ना कर ले जो कि लैंड की कीमत बढ़ा दे और लैंड की प्राइसेस बढ़ा दे और लोगों को ना मिले लैंड, राइट। सो एक बराबरी रखने का सरकार जो है वो जिम्मा उठाती है सोशलिस्ट की थ्रू, कि सोशलिज्म मतलब सोसाइटी में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। फिर सेक्युलर, सोवरेन हमने देखा, सोवरेन ये हो गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलर मतलब यहाँ पर हर धर्म के लोगों को, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम, यहाँ के नागरिकों को पूरी छूट है फॉलो एनी रिलीजन, कि वो किसी भी धर्म को माने, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। अगर कोई पूछे भारत का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है, कोई भी नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोगों को बराबरी से ट्रीट किया जाता है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। गवर्नमेंट की नजरों में सभी धर्मों को बराबर माना जाता है और रिस्पेक्ट दिया जाता है। अब यहाँ लिखा है डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक मतलब समझ लेते हैं लोगों का शासन, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। जहाँ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू, है ना, और द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उसके द्वारा गवर्नमेंट रन करती है या चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है अपने हिसाब से सब चीजें चला रहा है, ठीक है। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक, द हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। हेरिडिटरी मतलब ऐसा नहीं कि कोई राजा है, इसी की फैमिली का कोई आगे चल के राजा बनेगा, नहीं। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे वोट होंगे, इलेक्शंस होंगे। सो जो हेड है हमारे देश का, स्टेट है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो इलेक्शन के थ्रू आता है, हेरिडिटरी किसी पोजीशन के थ्रू नहीं आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब हो गया हमारे प्रीएम्बल का। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens। So इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि भारत के लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर भारत को एक सोवरन, ये मैंने बताया, जो किसी के अंडर नहीं है, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र और रिपब्लिक गणतंत्र कि हम जो है हेड जो है हमारे देश का वो चुना गया है थ्रू इलेक्शन प्रोसेस, ये बनाने के लिए, और सभी नागरिकों के लिए सिक्योर करता है क्या? जस्टिस यानी न्याय हो। आगे देख लेते हैं, इसका मीनिंग दिया हुआ है। जस्टिस कि सिटीजन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। कौन किस जाति जेंडर का है, मतलब मेल है, फीमेल है, किस कास्ट का है, किस धर्म का है, इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना किया जाए किसी के भी साथ, ठीक है। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज हैं उसको कम करना। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, सबकी भलाई के लिए काम करेगी, स्पेशली जो लेस एडवांटेज ग्रुप है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए ज्यादा। तो जस्टिस किस हिसाब की होनी चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब लिबर्टी मतलब थॉट का, कि हमारे विचार कैसे हो, एक्सप्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने झंडे वाला एग्जांपल देखा, हमें प्राइड फील हो रहा है देश के लिए, तो हम अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं ना। सो बिलीफ जो हमारा विश्वास है, फेथ एंड वर्शिप, हम किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे पूजा करने का क्या तरीका है, तो ये सब मानने की हमारी एक हमें आजादी मिले, लिबर्टी हो, छूट हो, ठीक है। तो लिबर्टी मतलब कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, अनरीजनेबल, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी खुशी के लिए किसी को मार देंगे या किसी से बदला ले लेंगे क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं ऑन सिटीजंस इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। आप जो विश्वास रखते हैं, जिस धर्म में मानते हैं, जिस भाषा में मानते हैं, जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इसमें आपको
रोक टोक नहीं होती है। देन इक्वालिटी मतलब, ये तो मैंने पहले भी बताया कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देखो इक्वालिटी मतलब हुआ कि सभी लोगों में बराबरी का एक स्टेटस मिलना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी की कोई जॉब निकली है, अगर गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली है तो ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ना, ये लोग इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। नहीं, गवर्नमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सबको, ठीक है। और सबके बीच में क्या प्रमोट करता है हमारा ये संविधान? फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ऐसे हमें रहना चाहिए कि हम सभी एक ही फैमिली के मेंबर हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। कोई भी अपने जो साथ के सिटीजन है, नागरिक है, उनको इंफीरियर मतलब छोटा फील नहीं कराएगा। तो छोटा बड़ा फील नहीं कराना है, भाईचारा मेंटेन करके रखना है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी जो इंसान है उसका आत्मसम्मान ना भंग हो, आत्मसम्मान मेंटेन हो, एंड द यूनिटी ऑफ नेशन, और हमारा देश जो है वो यूनाइटेड होकर रह सके। यूनाइटेड मतलब एकजुट होकर, हम ठीक से रहेंगे तभी तो हम इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी मेंटेन कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारे जो आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस है हमें संविधान में या प्रीएम्बल में पढ़ने को मिल रहे हैं। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये घोषणा की जा रही है कि ये जो दिन है 26 मतलब 26 नवंबर 1949 को, डू हेयर बाय अडॉप्ट enact and give to ourselves this constitution, कि 26 जनवरी 1949 को हम ये जो संविधान लिखा है इसको अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं और अपने आप को ये संविधान जो है गिफ्ट करते हैं। किसको? लोगों को। हमने ही बनाया है और हम अपने आप को ये संविधान देते हैं। तो ये प्रीएम्बल है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, जो वर्ड्स हाईलाइटेड है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 3 वर्ड्स नए ऐड हुए हैं बेटा, तो कहाँ पर ऐड हुए हैं? वैसे आप नेट पे सर्च कर सकते हो, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन, यहाँ पर आएगा सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे। वैसे ये हमारा ओरिजिनल वाला प्रीएम्बल है, इसमें 2 वर्ड्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, वो आप लिख सकते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ओके, नाउ विद दिस एक एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। जैसे बिलो इज द लिस्ट ऑफ फीचर गिवन इन प्रीएम्बल। अभी हमने फीचर्स देखे प्रीएम्बल में, जैसे सोवरेन, सेक्युलर, है ना। रीड देम क्लोजली फ्रॉम द इमेज अबव एंड राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन दीज वैल्यूज इन डेली लाइफ अराउंड यू टू हैव बीन कंप्लीटेड फॉर यू। देखो सेक्युलर मतलब क्या होता है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोगों को बराबरी से माना जाता है, समझा जाता है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? अ पर्सन डज नॉट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम स्टेट टू प्रैक्टिस द रिचुअल्स ऑफ देयर रिलीजन इफ द प्रैक्टिस डन नॉट इंटरफेयर विद एनीवन एल्स डे टू डे लाइफ। अगर हम जो रिचुअल्स या रीति रिवाज प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या ये रिचुअल या ये रीति रिवाज मैं फॉलो कर सकता हूँ क्या। नहीं, आपका मन हो रहा है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके धर्म में ऐसा है, आपके रीति रिवाज ऐसे हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। जस्टिस का एग्जांपल, स्टेट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इन जॉब रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन। कोई किस कास्ट का है, कोई किस रिलीजन का है, कोई किस जेंडर का है, कोई मैटर नहीं करता। स्टेट यानी सरकार जो है वो सबको बराबर का अधिकार देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। जॉब प्रोफाइल में वैकेंसी निकलती है तो सबके लिए निकलती है, ठीक है। अब सोवरेन का एग्जांपल, लिबर्टी का, रिपब्लिक का, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का बताना है। तो यहाँ मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया है, आप ये जूम करके ये लिख भी सकते हैं और इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेटर्निटी, भाईचारा कैसे है कि अलग अलग रिलीजन और जो रिलीजन के लोग हैं अलग अलग त्योहार मनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के त्योहार साथ में नहीं मना सकते। रिपब्लिक के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं, वो किसी फैमिली से नहीं आए हैं, बर्थ के थ्रू नहीं आए हैं कि एक ही फैमिली के कोई मेंबर है जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, ठीक है। लिबर्टी यानी छूट, हमें पूरी छूट है कि हम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं अपने भावनाओं को बताने के लिए, है ना, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट। इक्वालिटी, हर बच्चा चाहे अमीर हो गरीब हो वो सेम स्कूल में पढ़ सकता है ना, सेम रूल्स फॉलो कर सकता है, राइट। सोवरेन यानी हम किसी और के अंडर नहीं है, हम अपने रूल, लॉज, डिसीजन खुद बनाते हैं, ठीक है। कोई बाहर का देश उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। ओके, सो इसके साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नाउ एक छोटी सी समरी दी गई है वो देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गाइडिंग बुक है, रूल बुक है, जो प्रोटेक्ट करती है हर सिटीजन के राइट्स को। सिटीजन्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो फॉलो करें। रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था। इसके की फीचर है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री का, एंड इट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसको समय के साथ इम्प्रूव किया जा सकता है जब कंट्री को जैसी जरूरत आती है उस हिसाब।
नाउ क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो अलग अलग डाइवर्स फील्ड से थे। व्हाई डू यू थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट टू हैव अ डाइवर्स सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया? अलग अलग लोगों को क्यों चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? इट वॉज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी था क्योंकि इंडिया एक लार्ज कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत सी भाषाएं हैं, कल्चर है, रिलीजन है और रीजन्स हैं। सो अ डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर हर जगह की डाइवर्सिटी को हम इसमें लाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये इंश्योर करेगी कि सभी की आवाज़ों को सुना जाए, सभी कम्युनिटी की नीड्स को प्रेजेंट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त डिबेट में। दिस हेल्प इन क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज फेयर, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब सभी लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है, एक्सेप्टेबल टू द होल नेशन, और सभी लोग इसको मानते भी हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टेटमेंट पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है की फीचर वैल्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिफ्लेक्टेड। इन स्टेटमेंट में कौन से वैल्यूज दिखाए गए? जैसे शीना, रजत एंड हर्ष आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, दे आर एक्साइटेड टू कास्ट देयर फर्स्ट वोट इन जनरल इलेक्शन। सो ये डेमोक्रेसी, यहाँ पर राइट टू वोट है जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 18 साल से ज्यादा उम्र के जो भी हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। फिर है राधा, इमोन एंड हरप्रीत स्टडी इन सेम क्लास इन सेम स्कूल, यहाँ राइट टू इक्वालिटी की बात की जा रही है। देन पेरेंट्स मस्ट मेक अरेंजमेंट टू इंश्योर देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, ये हमने राइट फंडामेंटल ड्यूटीज जो देखे थे उसमें ये है, और राइट टू एजुकेशन में भी है आर्टिकल 21A में। फिर हर कास्ट, जेंडर और रिलीजन के लोग जो है एक गांव का कुआं है वो यूज कर सकते हैं, तो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, ऑल सिटीजन इन इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ, कि कानून की नजरों में सभी बराबर हैं, ऐसा कहा जाता है। डू यू थिंक दिस इज द फैक्ट? क्या ये सही है? इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई? अगर ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है? हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं। सो यस, इट इज अ फैक्ट, ये बिल्कुल सही है। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 14 में ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रोविजन दिया गया है हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जेंडर का हो, रिलीजन का हो, या कितने भी अमीर या गरीब हो। हाउएवर इन प्रैक्टिस कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि इनइक्वालिटीज हो जाती हैं। दैट इज व्हाई वी नीड टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इंश्योरिंग ट्रू इक्वालिटी इन सोसाइटी। हम इस तरफ वर्क कर रहे हैं कि ऐसी इनइक्वालिटी ना हो, लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं। जैसे जिसके पास ज्यादा पैसा है वो जल्दी से है, अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो कोर्ट को जल्दी एक्सेस कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। Now next is, you have learned that India is only country that provided universal adult franchise to its citizen from the beginning. Can you explain why India did it? बहुत से देश जब आजाद हुए उस वक्त उन्होंने UAF यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं रखा था। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले चैप्टर्स में। मतलब राइट टू वोट की वोटिंग का पावर सबको नहीं मिला था, लेकिन हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ इसने डिसाइड किया कि सभी नागरिकों को राइट टू वोट दिया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सो इंडिया चोज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू गिव एवरी अडल्ट सिटीजन, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, इक्वल राइट दिया वोटिंग करने का। हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो वोट कर सकता है और गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में अपना डिसीजन बता सकता है। दिस वाज टू इंश्योर फेयरनेस, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल इन डेमोक्रेसी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। शुरू से ही ये सारी चीजें रखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ डिड इंडियाज सिविलाइजेशनल हेरिटेज इंस्पायर सम ऑफ द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो फ्रीडम स्ट्रगल और जो हमारा हेरिटेज है इसने कैसे इंस्पायर किया ये हमें बताना है। सो फ्रीडम स्ट्रगल ने आइडियल्स दिए जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी विच वर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और सिविलाइजेशनल हेरिटेज जो है सच एज रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट, विमेन, नॉलेज एंड आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, ऐसे की फीचर्स बताए जो फंडामेंटल ड्यूटीज और सोशल जस्टिस जैसे पार्ट्स में कन्वर्ट हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, Do you think we as a society have achieved all the ideals of constitution? क्या हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसने सारे जो आइडियल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे अपना लिए हैं? इफ नॉट, व्हाट कैन बी ईच do as citizen or to move our country closer to these ideals? ये सारे ideals follow हो जाएं, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? So नहीं, अभी हम पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाए हैं इन ideals को। डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी भेदभाव है, poverty अभी भी गरीबी है, inequality, सबके साथ समानता बिहेवियर नहीं किया जाता है अभी भी, still exist, ये अभी भी है। So as citizen, as a नागरिक हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा मानना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, अदर्स दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपनी आवाज, इनजस्टिस, कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज को उठानी चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए,
हम सब मिलकर तभी इंडिया को इन जो आइडियल्स हैं इसके करीब लेकर आ पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक क्रॉस एंड डाउन पजल दी गई है, यहाँ पर हिंट्स हैं, इनको पढ़ के आपको ये बॉक्सेस जो है फिल करने हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, जैसे पहला दिया हुआ है एक्रॉस, एक्रॉस मतलब इस तरीके की जो लाइन है इनको हम फिल करेंगे, ठीक है। सो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट मेक लॉस, क्या होता है, लेजिस्लेचर, तो यहाँ पर आ जाएगा लेजिस्लेचर, ठीक है, ये आप फिल कर लीजिएगा। अब मैं ये सिर्फ एक फिल करके दिखा रही हूँ, ठीक, यहाँ के लेजिस्लेचर। फिर है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे ड्यूटीज बताए जाते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पर इस वाली लाइन में आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। देन द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया था कौन सा कोर्ट हाईएस्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर 9th वाला है अ सिस्टम वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी, तो रिपब्लिक, रिपब्लिक में हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होती है, हेड ऑफ स्टेट इलेक्शन में चुने जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना हो समय के साथ तो कैसे करते हैं, अमेंडमेंट, तो 10th में यहाँ पर अमेंडमेंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम डाउन वाले देख लेते हैं। सो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने लिखा उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये वाले में। यहाँ पर थर्ड आएगा, सॉरी ये नंबर गलत दे दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, सॉरी। सो थर्ड वाले में यहाँ पर प्रीएम्बल आ जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ, द डॉक्यूमेंट दैट लेज आउट द रूल्स एंड लॉज ऑफ अ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, तो चौथे में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। देन गैस यूज टू प्रिजर्व ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सेफली, कहाँ किस गैस के अंदर रखा हुआ है, हीलियम, तो 5th वाला जो है यहाँ पर हीलियम आ जाएगा। देन 6th है फंडामेंटल राइट्स, इसका आंसर है बेसिक राइट गिवन टू एवरी सिटीजन लाइक फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट, ये इसमें आ जाएगा 6th वाला, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से फिल कर लीजिएगा, मैंने आंसर दे दिया है। सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 में एक छोटा सा पार्ट और मैं बना दूंगी जिसमें इसके एक्स्ट्रा नोट समरीज वगैरह हम देख लेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।